Yes. After quantization, now we discuss law of conservation of charge. कंजर्वेशन, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने एनर्जी का पढ़ा था 11th क्लास में, तो ये चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? जैसे हमने 11th में स्टेटमेंट दिया था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जहां एनर्जी लिखा था स्टेटमेंट में, उसकी जगह हम चार्ज बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बन जाता है। दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred from one body to other body. So this is the statement of law of conservation of charge, कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ही किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, तो इनिशियली बोथ द बॉडीज आर न्यूट्रल, दोनों बॉडी न्यूट्रल होती है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है ग्लास में से 5 प्रोटॉन से +5 चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन है तो -5 चार्ज है, तो नेट चार्ज हो गया 0, तो बॉडी न्यूट्रल है। सिमिलरली सिल्क में मान लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज यहां पर भी 0। ओके, बट व्हेन वी रब द ग्लास and silk together, the electron transferred from glass to silk. So because of losing of electron from the glass, there is a deficiency of negative charge, that is excess of positive charge, so glass acquires positive charge. And because of excess of electron in the silk, because silk gaining the electron, so there is a excess of negative charge, that is electron, that means it becomes negatively charged. तो रब करने से सिल्क में नेगेटिव चार्ज आया, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऐसा लगता है कि चार्ज को हमने प्रोड्यूस कर दिया, पर चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया, बस हमने एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को जब ट्रांसफर किया तो बैलेंस ऑफ चार्ज डिस्टर्ब हो गया, उसके कारण एक बॉडी में प्लस चार्ज दिख रहा है, एक बॉडी में माइनस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल है सिंपल। दूसरा स्टेटमेंट भी हम देते हैं जनरली, in an isolated system the total quantity of charge remains constant। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि ग्लास और सिल्क में मिला के देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 8, और कितने प्रोटॉन है, 5 + 8, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है। तो अभी भी फ्रिक्शन के बाद में, दोनों में इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद में भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर वही है, लेकिन बस वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए, इसलिए हमको चार्ज दिख गया। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। ओके, आफ्टर दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज व्हिच इज इंडक्शन प्रॉपर्टी। इंडक्शन प्रॉपर्टी मींस सपोज दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड, when brought near a neutral glass rod, this is rod A, this is rod B, when we brought a positively charged rod near a neutral rod, then on the neutral rod at the near end negative charge is developed or produced, and on the far end positive charge is developed। that means जब हम किसी भी पॉजिटिव एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए, जैसे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को न्यूट्रल ग्लास रॉड के पास में लेकर आए, तो जो न्यूट्रल रॉड बी है उसके नियर एंड पर, पास वाले एंड पर अपोजिट चार्ज पैदा हो गया, और फार एंड पर सेम चार्ज पैदा हो गया जितना इस ए रॉड में चार्ज था। इसको ही कहा जाता है इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एग्जैक्टली बोले तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो क्या मीनिंग हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के व्हेन a charge body is brought near a neutral body, then same charge is developed on the far end and opposite charge developed on the near end of the neutral body. This is called electrostatic induction। अभी हमने इसको फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाया और बस इसके पास में रखा, तो उससे जो चार्जिंग हो जाता है दूसरी
बॉडी में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखिए व्हाई दिस टेक्स प्लेस, दिस इंडक्शन टेक्स प्लेस, ये क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? द सिंपल रीजन, बहुत सरल रीजन है इसका कि जब हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को ए को पास में लेके आए न्यूट्रल रॉड बी के, तो ए रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी रॉड के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो सारा नेगेटिव चार्ज पास में इकट्ठा हो जाएगा ए रॉड के और पॉजिटिव चार्ज ए रॉड से दूर चला जाएगा, तो दूसरे एंड पे कलेक्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि द चार्ज इज सेपरेटेड इन अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में जब कोई चार्ज बॉडी पास में लेके आए न्यूट्रल बॉडी के, तो न्यूट्रल बॉडी में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, चार्ज सेपरेट हो जाता है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट वाली पढ़ी थी चार्ज की, लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। अगेन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसा कि हमने देखा कि जब भी हमारा नॉलेज आगे बढ़ता है, कोई हमें नया ऑब्जर्वेशन मिलता है, उसको सॉल्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी में नया क्वेश्चन बनता है। अभी हमने चार्ज के बारे में इतना नॉलेज इकट्ठा किया, तो एक नया क्वेश्चन चार्ज की प्रॉपर्टी में हमें दिमाग में आता है, वो क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्दर हम पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्शन के फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कोई फार्मूला बना सकते हैं? सिमिलरली जैसे न्यूटन ने दिया था दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन का फार्मूला, वैसा क्या कोई चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का फार्मूला हम बना सकते हैं? इसका आंसर दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने, और उन्हीं के ऑनर में उन्होंने जो लॉ दिया था उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट होता है। कूलम्स लॉ क्या है देखिए, सपोज दीज आर द टू चार्जेस q1 and q2 placed at point A and B and separated by distance r. Since both the charges are like charges, then they will repel. But if one charge is positive and other is negative, then they will attract. Our question is, can we measure the force of attraction or repulsion? Can we calculate this force between two charges? तो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट कूलम लॉ का क्या है कि लेट अस सपोज दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो F है, से रिपल्शन का क्योंकि दोनों चार्ज सेम, ठीक। तो अगर दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है, चार्ज की वैल्यू q1 q2 है और उनके बीच में फोर्स F लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द स्टेटमेंट ऑफ कूलम लॉ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two point charges. Point charges मतलब चार्ज को ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके हमने चार्ज को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, q1 को A पॉइंट पे रखा और q2 को B पॉइंट पे रखा, तो इस केस में चार्जेस को कहा जाता है पॉइंट चार्ज। तो the force of attraction according to Coulomb law, force of attraction or repulsion between two point charges at rest, दोनों चार्ज हैं और दोनों चार्ज q1 q2 एक एक पॉइंट A और B पे रखे हैं और दोनों रेस्ट में, दैट इज दे आर नॉट मूविंग, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज को रेस्ट पे मानना है, शुरू से ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं कूलम लॉ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड, किसी भी क्वांटिटी का, जैसे -4, इसका मोड पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ -4, तो वी राइट -4 इनटू इन बिटवीन दिस टू पैरेलल और इसकी वैल्यू होती है 4। मैग्नीट्यूड या मोड का मतलब होता है विदाउट कंसीडरिंग द साइन ऑफ द क्वांटिटी यू हैव टू राइट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, तो उसको कहा जाता है मोड या मैग्नीट्यूड। तो चार्ज चाहे -q चार्ज हो तो उसका मैग्नीट्यूड q ही माना जाएगा, केवल वैल्यू लिखी जाएगी, उसका साइन नहीं देखा जाएगा, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम हमेशा
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रोडक्ट मतलब Q1 Q2 विद साइन लिखना होगा। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोला, इसलिए दोनों चार्ज Q1 और Q2 को दो पैरेलल लाइन के बीच में रखा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सिमिलरली वैसे ही जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बस Q1 Q2 के प्लेस पे वहां पे था M1 M2, ठीक है। उससे एनालॉजी बताते हैं हम समझेंगे, ज्यादा समझना है। कंबाइनिंग दिस टू F proportional to Q1 Q2 upon R square. Rewriting this, F is equals to constant. Remove this proportionality and put a constant of proportionality small k and Q1 Q2 upon R square. Because Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड में लिखना है, यानी कि माइनस Q1 में होता तो ये Q1 ही लिखते, इसलिए ये हमने केवल वैल्यूज लिख दी, इसलिए लाइन हटा दी। तो ये हो गया कूलम का सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये वैसे हो गया जैसे F is equals to कैपिटल G M1 M2 upon R square लिखते न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, क्योंकि मासेस के बीच में फोर्स बताता है। यहाँ चार्ज के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए चार्ज का सिंबल होता है Q, तो आ गया K Q1 Q2 upon R square। वहां पर हमने जब कैपिटल G कांस्टेंट लगाया तो उसको बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पर हमने स्मॉल k कांस्टेंट लगाया, तो हम लिखेंगे वेयर स्मॉल k इज ए कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहलाता है स्मॉल k। अब इसकी वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? कैपिटल G की वैल्यू तो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पर k की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब k की वैल्यू हम ऐसा यूनिट में मेजर कर रहे हैं किसी चीज से, उस पर डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम बिटवीन चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है? वेदर द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, वैक्यूम और वाटर, एनी ऑयल, एनी अदर केमिकल, कहां चार्ज रखे हुए दोनों चार्ज के बीच में मीडिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू चेंज होगी, और यूनिट चेंज होगा तो भी k की वैल्यू चेंज होगी। तो हम कूलम लॉ को और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, दोनों फैक्टर वैरी होंगे तो कूलम लॉ का जो स्टेटमेंट है वो चेंज होता है। से केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट मतलब हम देखना चाहते हैं SI यूनिट में कूलम लॉ। इन SI यूनिट देयर आर टू केसेस आर एक्सिस्ट। फर्स्ट फॉर एयर और वैक्यूम, ये दोनों चार्जेस एयर में रखे हैं या वैक्यूम यानी फ्री स्पेस में रखे। इन दैट केस दिस कांस्टेंट k स्मॉल k इज रिटन एज 1/4 pi epsilon 0। k की वैल्यू रखेंगे यहां पर इस इक्वेशन पर, ठीक। अब अगर k की वैल्यू में यहां रखता हूं वेयर स्मॉल k की वैल्यू 1/4 pi epsilon 0 रखी, अभी पूछा जाता है एप्सिलॉन, इसका ऐसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा इक्वल लैम्डा म्यू म्यू आई, ये सब कैपिटल ये ग्रीक होते हैं। जैसे एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन सिंबल है, इसमें ये 0 लगा गया सबस्क्रिप्ट में, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। तो k की वैल्यू ऐसा ही यूनिट में एयर वैक्यूम के लिए हम लिखते हैं 1/4 pi epsilon 0। अब ये एप्सिलॉन 0 क्या होता है? तो एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू परमिट करती है कि फोर्स को एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक कितना कम्युनिकेट करना है वो डिसाइड करती है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होगी? एप्सिलॉन 0 8.85 10 to the power minus 12। अब इसका यूनिट लिखेंगे। अब यूनिट कैसे निकाला बाद में, पहले मैं लिख के बता देता हूं। इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी एग्जाम में पूछी जाती है, वैल्यू याद रखना 8.85 10 to the power minus 12। ये सारे कांस्टेंट जो हम नए नए पढ़ रहे हैं
आपको याद रखना है, बहुत काम के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये वैल्यू है और ये इसका यूनिट है एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसका यूनिट भी पूछा जाता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये प्रूव करेंगे कि ये यूनिट कैसे आएगा, ठीक। अब हम अगर ये वैल्यू पुट करते हैं यहां पर कूलम लॉ स्मॉल k की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो कूलम लॉ के रिटर्न इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r। ये हमने कूलम लॉ की एक एक्सप्रेशन लिख लिया काय के लिए, ऐसा यूनिट में जब कूलम लॉ एयर वैक्यूम के केस में लिखा जाता है तो ये कूलम लॉ हो गया। अब ये ऐसा यूनिट में फोर्स की वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज करके, तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन में आएगी, तो हम यहां न्यूटन लिख देते हैं इसका, ठीक है। अब ये बात आती है कि जो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा है, इसको 1/4 into पाई 3.14 into 8.85 10 की पावर -12, ये सारे वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को, तो ये आता है 9 into 10 की पावर 9। दैट मींस हम कूलम लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म, क्योंकि ये पूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इसको सॉल्व करके एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखने के बाद तो ये कूलम लॉ हो गया 9 into 10 की पावर 9 q1 q2 अपॉन r²। यानी कूलम लॉ से हमें दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को निकालना है, तो चार्जेस का केवल मैग्नीट्यूड रखना है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये रखना है, विदाउट कंसीडरिंग द साइन ऑफ द चार्ज, चाहे चार्ज प्लस हो या माइनस हो, चार्ज की वैल्यू रखने से। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए ये दो चार्ज रखे, एक चार्ज है +4 कूलम और दूसरा चार्ज है -10 कूलम, एक दूसरे से ये 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। तो ये फार्मूला लगेगा हमारा F = 9 into 10, क्योंकि एयर वैक्यूम में रखे थे दोनों चार्ज, तो ये वैल्यू फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड 4, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड केवल मैग्नीट्यूड, वैसे तो चार्ज -10 कूलम है, लेकिन उसका साइन नहीं देखना है, ये मैंने बताया कि कूलम लॉ को अप्लाई करते समय चार्ज की वैल्यू देखना है। तो -10 कूलम की मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, F = आ गया 9 into 10 की पावर 10, 10 की पावर 9 और 10 मिला के 10 की पावर 10। ये हमने दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से कूलम लॉ अप्लाई किया जाता है भैया। नाउ आवर नेक्स्ट केस में ऐसा यूनिट में ही अगर हम कूलम लॉ को लिखना चाहते हैं, लेकिन दोनों चार्ज के बीच में एयर वैक्यूम नहीं है, कोई मीडिया है, ठीक, से वाटर में रखते हैं दोनों चार्ज के बीच में मीडिया हो गया वाटर, तो ऐसा यूनिट में बी केस आएगा फॉर एनी अदर मीडियम। किसी दूसरे मीडियम की बात करें तो उस केस में स्मॉल k की वैल्यू को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन 0, केवल एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, अगेन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वहां लिखा था एप्सिलॉन नॉट फॉर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहां पर लिखा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि अब चार मीडियम में आ गया था एप्सिलॉन 0 की प्लेस पे एप्सिलॉन आ गया। एप्सिलॉन कैन आल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन r? एप्सिलॉन r को कहा जाता है, एब्सोल्यूट के प्लेस पे बस आ जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड दिस इज आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल K। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी तो एप्सिलॉन है, लेकिन अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो एप्सिलॉन r है, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम कैपिटल K से भी इंडिकेट करते हैं। जब इसको कैपिटल K से इंडिकेट करते हैं तो इसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। Okay, so what is the form of Coulomb law in SI unit for
any other medium than air vacuum, we can write F is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 epsilon r q1 q2 upon r square। ये देखिए, ये एयर वैक्यूम के लिए कूलम लॉ लिखा है, ये मीडियम के लिए कूलम लॉ लिखा है। अंतर क्या है दोनों में? ये एप्सिलॉन आर आ गया है, ये अंतर है भैया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा यूनिट के बाद हम सीजीएस यूनिट की बात करें। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप 2-3 बार सुनेंगे आपको पता लग जाएगा कि बहुत सिंपलीफाइड चीजें हैं, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगेगा आपको। सेकंड केस इन सीजीएस यूनिट में अगर हम कूलम लॉ लिखते थे स्मॉल के की वैल्यू 1 लिख देते हैं काय के लिए? फॉर एयर और वैक्यूम। तो हमारा लॉ हो जाता है कूलम लॉ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, सीजीएस यूनिट में जो फोर्स आएगा वो आएगा किस यूनिट में? डायरेक्ट। सीजीएस यूनिट में चार्ज की वैल्यू यहां रखेंगे, इस फॉर्मूले पर अप्लाई करना है तो चार्ज की वैल्यू रखेंगे स्टेट कूलम में, क्योंकि सीजीएस यूनिट में चार्ज को हम मेजर करेंगे स्टेट कूलम में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर में, तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी डायरेक्ट। ठीक, अब सब इसके बाद में इतना सब कुछ करने के बाद में अगर वापस हम इसको देखें कि एप्सिलॉन 0 का यूनिट हमने कैसे बताया था कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए इस मामले में कि फोर्स को लिखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम 11th क्लास से जानते हैं, आपको पढ़ा रखा है जिस क्वांटिटी का यूनिट निकालना है उसको एक तरफ रखते हैं, दूसरी क्वांटिटी को दूसरी साइड ले जाएं और सारी क्वांटिटी से यूनिट कर देंगे तो अननोन क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा। जैसे एप्सिलॉन का यूनिट निकालना है इसको इधर ले गए 1/4 पाई q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में RHS में और इसको न्यूमरेटर में रख दिया LHS में, एप्सिलॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर 4 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। q1 q2 इनका यूनिट आ जाएगा कूलम इनटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर। नीचे आ जाएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट आ गया अपना एप्सिलॉन 0 का। अब वंस जब यूनिट आ गया एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी पूछी जाती है, यूनिट भी पूछा जाता है, दोनों लिख लिया आपने। एक और चीज पूछी जाती है, इसको घर तक छोड़ना तो इसकी सारी डिटेल बताना है, इसकी क्या मतलब है, क्या वैल्यू है, क्या यूनिट है। अब आखिरी पॉइंट कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, आप खुद ही लिख सकते हैं, 11 से हम समझदार हैं। इसका यूनिट मालूम है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां से देखिए इस फार्मूले को कूलम स्क्वायर ऊपर है और कूलम को हमने देखा था कि कूलम का डायमेंशनल फार्मूला होता है A * T एम्पीयर × टाइम। यहां पर हम लिख देंगे कूलम स्क्वायर के प्लेस पे A स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे न्यूटन हम जानते हैं mAd - 2 मीटर स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सबको ट्रांसफर कर दीजिए न्यूमरेटर में m टू द पावर -1 l to the power -3 t to the power 4 a to the power 2. So this is the dimensional formula of epsilon naught. ये epsilon naught का dimensional formula है, इसका यूनिट इसकी वैल्यू आपको बताई थी। इस प्रकार से ये कूलम लॉ था। अब कूलम लॉ में हमने दो क्वांटिटीज बताई, एक तो एप्सिलॉन और एक एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन को लिखा था, एप्सिलॉन को पता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन को बोला था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इस एप्सिलॉन को हमने लिखा था एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। या एप्सिलॉन r को हम एप्सिलॉन के से डिनोट करते हैं कैपिटल को, जब कैपिटल के लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए यहां से हम k का मतलब बता सकते हैं, k का क्या मतलब बता सकते हैं। इन्हें दो चार्ज अगर मीडियम में रखें तो फोर्स का क्या फार्मूला है 1/4 का एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये लिख दिया।
अब इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। सो राइटिंग Fp अपॉन Fa, ये सब वैल्यूज रखेंगे जब इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन r। यानी इसके इक्वेशन 1 के नीचे इक्वेशन 2 रखेंगे तो ये सब कट जाएगा, q1 q2 r स्क्वायर 4 का एप्सिलॉन 0 भी कट जाएगा, बचेगा केवल एप्सिलॉन r। या एप्सिलॉन r को कैपिटल के लिखेंगे, तो यहां से हम a को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम is defined as the ratio of force between charges when placed in vacuum to that when placed in medium। यानी दो चार्जेस को जब वैक्यूम में रखा उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, और फिर दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया, फोर्स कैलकुलेट किया, दोनों फोर्स का जो रेशियो आएगा वो एप्सिलॉन r या k के बराबर होता है। अब सिंस k और एप्सिलॉन r इज द रेशियो ऑफ टू सेम यूनिट, सो एप्सिलॉन r इज यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज या रिलेटिव परमिटिविटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी न्यूटन है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी भैया। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग मीडिया के लिए क्या होगी, तो दो वैल्यू हमको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, यानी k की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिए 1 होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है, दो वैल्यू याद रखिए। और दूसरे किसी भी मटेरियल की लिए वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, हमेशा k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और इंफिनिटी से छोटी होगी। से वाटर के लिए अगर हम k की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो एग्जैक्टली होती है 80.5 पर अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिखते हैं। ठीक, अब अगर ये देखिए आप कि दो चार्ज को अगर हम एयर में रखते हैं और फिर उन्हीं चार्ज को सेम डिस्टेंस पे वाटर में रख देते हैं, तो ये फार्मूला बता रहा है हमें, यहां से भी देखें कहीं से भी यहां से देखें कि फोर्स बिटवीन वैक्यूम अपॉन k इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। यानी जब वाटर में रख दिया दोनों चार्ज को, तो मीडियम में फोर्स कितना होगा, वैक्यूम में फोर्स का 1 अपॉन k टाइम, यानी k से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 1 अपॉन k टाइम्स हो जाएगा। यानी चार्ज को जब एयर में रखते हैं तो मैक्सिमम फोर्स लगता है, और चार्ज को जब किसी मीडियम में रख देते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा कूलम लॉ भी वर्क